अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कोर्स देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेलुएशन। और इस वीडियो का मकसद इसके एग्ज़ाम की तैयारी है। तो हम एक ही वीडियो में पूरा कोर्स कवर करेंगे और किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि टॉपिक्स को किस तरह से आप एब्जॉर्ब करें। कोशिश हमारी ये होती है कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देख लें तो बहुत उम्मीद है कि आपको मज़ीद तैयारी करने के लिए कुछ और मटेरियल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता ये हूँ कि आप ऐसे स्टूडेंट हों जो कि टॉपिक समझें, उसको अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर लें एक दफ़ा, उसके बाद अपने अल्फाज में ख़ुद से लिखें। अगर आपको नोट्स याद करने वाले बच्चे बनना है तो फिर आगे लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं आपकी। तो इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू, इसी डायरेक्शन में जो है वो सोचते हुए इस कोर्स को अटेम्प्ट करें। शुरू करते हैं। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, ये हमारा पहला टॉपिक है। बुनियादी तौर पे ये हमेशा सारी किताबें इनकी ऐसी ही लिखी हुई हैं कि पहले चैप्टर में ओवरऑल एक डेवलप करते हैं कि टॉपिक है क्या, और फिर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में जो है वो उसकी डिटेल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से इसको हमने देखना है। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। सबसे पहले तो मेजरमेंट तो किसी भी तरह से हो सकती है ना। वज़न की भी मेजरमेंट कर लेते हैं आप, जो है वो मेजर करते हैं, कोई कपड़ा मेजर कर लेते हैं। तो मेजर करना है तो बताते खुद कोई एजुकेशनली कोई ऐसा ऐसा नतीजा खेज प्रोसेस नहीं है कि जो हमारे लिए काफ़ी हो। सिमिलरली मेजरमेंट का एक तरीका टेस्ट भी है कि आप चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि टेस्ट के मुकाबले में असेसमेंट एक बिगर पिक्चर है, क्योंकि टेस्ट का मतलब तो खाली वो एक्शन परफॉर्म कर लिया आपने जिसमें आपने किसी को टेस्ट किया था। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक एग्जामिनेशन पेपर दिया और उस पर जो है वो बच्चे ने कुछ लिख के आपको वापस कर दिया, ये टेस्ट तो हो गया। लेकिन ये असेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि असेसमेंट के अंदर और भी काम करने होते हैं। मसलन सबसे पहले तो आप बच्चे की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, यानी वो टेस्ट उसने दिया है तो उस टेस्ट को उठाएंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे कि इससे कितने मार्क्स आने चाहिए, ये बाकी लोगों से कहाँ खड़ा है, क्लास में आगे है कि पीछे है, और अगर पीछे है तो क्या किया जाए इसका, उसको यूज़ करेंगे उसके फ़ायदे के लिए, कम्युनिकेट करेंगे उसके पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो असेसमेंट इज़ अ बिगर कॉन्सेप्ट देन जस्ट अ टेस्ट, ये समझाना मकसद था। और एवेल्यूएशन जो है वो असेसमेंट से भी एक और लेवल पे हायर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एवेल्यूएशन जो है वो इस बारे में बात करता है कि ये जो हमारा एजुकेशनल प्रोसेस था, क्या ये ठीक रहा। एजुकेशनल प्रोसेस में जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई, इस टेस्ट से ये अंदाज़ा होगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका ठीक था। ठीक है। और एवेल्यूएशंस जो हैं वो हम करते हैं किसी स्टैंडर्ड या किसी ऑब्जेक्टिव या किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट के। हमने जो है वो ये तय किया था कि बच्चे को ये देना है, स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन, या इस तरह से ट्रेन करना है, इस तरह से एजुकेट करना है, या ये नतीजे निकालने हैं, उसको यहाँ से उठाकर यहाँ तक पहुँचा देना है। तो वो हो सका कि नहीं हो सका। सो एवेल्यूएशन इज़ फर्दर लार्ज, यानी लार्जर कॉन्सेप्ट है बनस्बत असेसमेंट के। ठीक है, ये बात बेसिक सी बात है, बस ये इतनी ही है, इसका और कोई इसमें कुछ गहराई नहीं थी, बस ये इतनी बात थी बीच में। ठीक है, तो क्लासरूम असेसमेंट के लिए कुछ फ्रेमवर्क मौजूद है, एक छोटा सा। ये भी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि चैप्टर 1 जो होता है ना, उसमें बिट्स एंड पीसेस होते हैं, चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होती बहुत दफ़ा। तो क्लासरूम असेसमेंट के लिए फ्रेमवर्क ऐसे बना के दिया किसी ने कि जी आप इन बातों का ख्याल रख लें कि आप क्यों असेस कर रहे हैं बच्चे को, क्या असेस करना चाहते हैं, वो किस तरह से असेस होगा, वो किस वक्त असेस होगा, और उसको किस दर्जे तक असेस किया जाएगा, किस डिग्री में। यानी वही मैट्रिक के लिए कर रहे हैं, 9th के लिए कर रहे हैं, KG 1 के बच्चे को असेस कर रहे हैं, तो उसी के एतबार से फिर आप बेहतर असेसमेंट टूल्स बना सकेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आती है। फिर एक बीच में बात आई कि असेसमेंट्स की टाइप्स होती हैं। अब ये टाइप्स बड़ी थ्योरेटिकली बड़ी मज़ेदार सी हैं। टाइप्स हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग।
जो इंग्लिश टर्म्स है ना उसी से पूरी बात समझ में आ जाएगी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये चेक करना कि लर्निंग कितनी हो गई। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेसिक जो थी वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती थी। जो भी लर्निंग हुई उसकी असेसमेंट करा लो, यानी एग्ज़ाम ले लो। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है एग्ज़ाम ले लो बच्चे का। जब हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसलिए असेसमेंट करो ताकि हम लर्निंग को बेहतर कर सकें। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग की असेसमेंट ले लो, इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा करें तो लर्निंग की असेसमेंट क्या होगी? ये वही असेसमेंट होगी कि जो हम एग्ज़ाम देते हैं आखिर में। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इसलिए लो के लर्निंग हो सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोकस कर रहे हैं कि हम अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए असेसमेंट कर रहे हैं। ये कहलाएगी फॉर्मेटिव लर्निंग। यानी मैंने आज एक लेसन पढ़ाया, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे बच्चों से, अच्छा आपके ख्याल से क्या हुआ इस असेसमेंट, ये असेसमेंट हो गई। ड्यूरिंग द कोर्स भी असेसमेंट चल रही थी। इस असेसमेंट से क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि लर्निंग मेरी सही जा रही है या इसको मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग थी, यानी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए ये असेसमेंट की जा रही थी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का बुनियादी मकसद ये होता है कि देख लिया जाए कि जिस प्रोसेस या जिस तरीके से आपको हमने समझाया है, पढ़ाया है। तो पहला तरीका था हमारा, इसको हम कहते हैं समेटिव, यानी एंड ऑफ टर्म एग्ज़ाम, एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम, ये चेक करना कि लर्निंग हो गई। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है, और उसको बीच बीच में इम्प्रूव किया जा सकता है क्वेश्चंस पूछ के, ताकि पता चल सके कि स्टूडेंट ने अब्जॉर्ब किया या नहीं किया। और असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट को लर्निंग के तौर पे इस्तेमाल करना, यानी स्टूडेंट्स अपने आप को खुद ये देखें कि ये मुझे जो है वो यहाँ तक पहुँचना था, मैं ज़रा चेक करूँ कि क्या मुझे ठीक से आ गया है या मुझे मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल ये हो सकती है कि एक स्टूडेंट है, उसको जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स करना है जिसके बाद उसको ख़ास एक फॉर्मेट पे प्रिंट निकालना सीखना है। तो उसने कोर्स शुरू किया, उस दौरान उसने कहा ज़रा मैं असेस करूँ, मुझे कोई मेरा दोस्त या मैं खुद या मैं किसी एक्सपर्ट से असेसमेंट ले लूँ कि मैं अब तक क्या सीख चुका हूँ, ताकि कि मैं देख लूँ कि मुझे अभी मज़ीद इसको सीखना है या मैं सीख चुका हूँ, तो फिर मैं आगे परफॉर्मेंस मोड में आ जाऊँ। अपने आप को इसलिए असेस करना कि ये असेसमेंट खुद बज़ाते खुद सीखने का ज़रिया बन जाए। असेसमेंट एज़ लर्निंग, असेसमेंट एक ज़रिया हो सीखने का। तो ये 3 तरीके होते थे, और पहले सोचा जाता था कि ज़्यादातर जो है इम्पोर्टेंट वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यानी समेटिव असेसमेंट है, यानी आखिर में जो इम्तिहान लेते हैं बस वो अहम है। उसके बाद क्लास में कुछ-कुछ असेसमेंट करते रहना चाहिए, सवाल-ववाल करते रहना चाहिए बच्चों से, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्लास सीख पा रही है या हमें कुछ इंस्ट्रक्शनल मेथड चेंज करना चाहिए। और ये तो बहुत ही ऊपर की बात है कि स्टूडेंट खुद ये बात असेस करना शुरू कर दे कि वो खुद कहाँ खड़ा है और उसको कहाँ जाना चाहिए था। लेकिन अब हम इस पुराने मॉडल पे नहीं रहना चाहते, और दुनिया ये प्रपोज़ करती है कि जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ही इस वक्त ये है कि असेसमेंट एज लर्निंग के ऊपर आप आ जाइए, यानी स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ करवा दीजिए कि आप अपने आप को खुद जज कर सकते हैं, खुद असेस कर सकते हैं, आप सेल्फ लर्न भी कर सकते हैं और सेल्फ अपने आप को गवर्न भी कर सकते हैं। ये आप जो है वो कर सकते हैं, और अगर इसकी बुनियाद पे आप बच्चों को ले आए तो ये इस वक्त एक बहुत बहुत बेहतर और रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन है कि इस बुनियाद पे बच्चों की लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चा खुद ये रियलाइज़ करे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए। और टीचर जो है वो बीच-बीच में डे टू डे ये देखती रहे कि क्लासरूम जो लर्निंग है वो कितनी इफ़ेक्टिवली हो रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और साल के आखिर में जो असेसमेंट है उसकी सबसे कम इम्पोर्टेंस हो इम्पोर्टेंस, प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है समेटिव, फाइनल एग्ज़ाम ज़रूरी होता है बताने के लिए बच्चा कौन से ग्रेड में गया, कौन सी क्लास में गया। लेकिन ओवरऑल लर्निंग के लिए जो सबसे ज़रूरी अब माना जाता है वो असेसमेंट एज लर्निंग माना जाता है, बजाय से कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसकी कुछ मैंने छोटी छोटी सी एग्जांपल्स भी लिख ली थी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग,
असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो छोटी सी बड़ी सी मिसाल है, वो है आपकी फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास में हो रहा है, फॉर्मेटिव है, इसमें ऑब्जर्वेशन हो सकता है, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप जो है वो इसमें रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं, आप इसमें जो है इसको ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसीड करते हैं। जबकि असेसमेंट एज लर्निंग जो है इसको इसको एक टर्म यूज़ की जाती है मेटा कॉग्निटिव, इंसान खुद बाशऊर हो जाए, सेल्फ गवर्न करने लगे। तो इसमें बच्चा सेल्फ असेस करता है अपने आप को, अपने पीयर्स की मदद से अपने आप को असेस करता है कि दोस्त बताते हैं यार तुम बड़े अच्छे हो गए मैथ्स में, अच्छा मैं अच्छा, मतलब उसको जब ये रियलाइजेशन होती है कि मैथ्स में अच्छा हो गया हूँ या मेरा दोस्त इंग्लिश में अच्छा हो गया, तो उसकी बुनियाद पर अपने गोल्स को रीएडजस्ट करता है और ख़ुद भी वो प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, तो ये एक मज़ेदार सी बात थी टाइप्स ऑफ असेसमेंट में, असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट फॉर और असेसमेंट एज। असेसमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हैं, कैसी होती है असेसमेंट। तो असेसमेंट जनाब एजुकेशनल गोल से शुरू होती है। असेसमेंट जो है उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग को जांचना चाहिए कि कितना सीखा बच्चे ने। असेसमेंट जो है वो इस तरह से हो कि वो मल्टी डायमेंशनल हो, यानी ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ एक ख़ास डायरेक्शन से ख़ास बात पूछ लिया और स्कोर कर दिया उसको कि मैथ्स में बहुत अच्छा है क्योंकि ये 2+2 4 कर सकता है, उर्दू में बहुत अच्छा है क्योंकि रट के एक ऐसे लिख सकता है। ये सिंगल डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल एक बड़ा बेसिक सा आपने टेस्ट कर लिया, असेस कर लिया। नहीं, असेसमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल हो, इंटीग्रेटेड हो। उससे अगर इंग्लिश पूछी जा रही है तो इंग्लिश में भी उसको लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे सिचुएशंस दे के उन पे उसको लिखने के लिए कहा जाएगा, उसको समरी करने को कहा जाएगा, उसको जो है वो कॉम्प्रीहेंड करने को कहा जाएगा कि आप इस पैराग्राफ को, जो अनसीन पैराग्राफ है, इसको पढ़ के समझिए कि आपको क्या समझ में आया। तो इसको कहेंगे कि मल्टी डायमेंशनल या और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी ऐसा हो सकता है बाद औक़ात के मिले हुए हों। मैं इस्लामियत को भी टेस्ट कर रहा हूँ, साथ में मैं उसके कॉन्सेप्ट्स और भी चीज़ों के इंगेज कर लूँ तो ये ज़बरदस्त हो जाता है। दुनिया भर के बड़े एडवांस कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है कि इंटीग्रेटेड असेसमेंट्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट्स हो रहे होते हैं, जिसके अंदर कि एक प्रोजेक्ट होता है, उसी के अंदर ये जांच लिया जाता है कि वो इंग्लिश में कैसा है, बिजनेस स्टडीज़ में कैसा है, इकोनॉमिक्स में कैसा है, इसकी एथिकल वैल्यूज़ कैसी हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा जी, तो अच्छा क्लियर हो, एक्सप्लिसिट और क्लियर पर्पस होना चाहिए जब असेसमेंट आप कर रहे हो तो उससे पहले। अच्छा, आपको जो है वो ना सिर्फ ये कि आउटकम्स पे तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि वो उन एक्सपीरियंसेस पे भी तवज्जो देनी चाहिए जिनकी वजह से आउटकम्स आए। यानी आपने देखा बच्चे का मैथ्स में 90% आ गया, तो वो क्या किया आपने उसके साथ कि 90% आ गया। तो जब आप असेसमेंट लेते हैं तो सिर्फ सिर्फ उस स्कोर के ऊपर लेके नहीं बैठ जाएं कि वो स्कोर बहुत अच्छा आ गया, बहुत बुरा आ गया, बल्कि ये भी सोचें कि वो स्कोर क्यों अच्छा आ गया और क्यों बुरा आया। असेसमेंट्स ऑनगोइंग रहने चाहिए, बार बार होने चाहिए, जल्दी जल्दी होने चाहिए, साल के आखिर में नहीं होने चाहिए सिर्फ। ज़्यादा बेहतर होते हैं जब वो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों, यानी जब आप बच्चे को असेस कर रहे हैं तो बच्चे के पेरेंट्स को भी पता हो कि किस बात पे असेस किया जा रहा है। इवन पूरी सोसाइटी को पता होना चाहिए कि हम बच्चों को किस बुनियाद पे असेस करेंगे, करना चाहिए। हमारे स्कूल को पता होना चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए, पेरेंट्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, लेना चाहिए कि असेसमेंट कैसे किया जा रहा है। असेसमेंट जो है वो उन इश्यूज़ को सामने रखते हुए डिज़ाइन करना चाहिए, वहाँ से शुरू करना चाहिए जिनको के बारे में लोगों को ज़्यादा फ़िक्र है कि यार हमारे माशरे में उनको असेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे माशरे में इस बात को असेस करने की कम ज़रूरत है कि उसको उर्दू कितनी अच्छी आ गई, इस बात को असेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इंसान कितना अच्छा बन गया। तो अब ये बहरहाल एक फ़िलोसॉफ़िकल बात हो गई कि उर्दू के पेपर में उर्दू ही असेस करेंगे ना सर। हाँ, बिल्कुल उर्दू ही करेंगे, लेकिन वो जो बड़े हायर लेवल पे पॉलिसी बना रहा है एजुकेशन की, वो इस बात को सोचे कि मुझे कोई ऐसे टूल्स इनको कहने हैं अपने जूनियर्स को, असिस्टेंट्स को, कि आपको बनाने हैं जिसमें आप सिर्फ़ उर्दू के पेपर में उर्दू ही असेस नहीं करो, बल्कि उसकी और एबिलिटीज़ और सलाहियतों को भी असेस कर लो किसी तरह से। ठीक है, या सारे एग्ज़ाम्स को मिला के ये भी असेस हो जाए कि बच्चा इन चीज़ों में कैसा है, और अगर अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कमिटमेंट, अ, उसकी वो स्किल्स जो कि सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं। खैर,
तो अब ये सवाल है कि असेसमेंट का रोल क्या है या असेसमेंट के फंक्शन क्या हैं। तो असेसमेंट के फंक्शंस ये ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं, दो दो स्टेप्स में दो जगह लिखे हुए थे। तो एक पहले थोड़ा सा वेग से लिखे हुए थे, इनको छोड़ते हैं हम, वही दोबारा कुछ रिपीट भी हुए और ज़्यादा क्लियरली स्टेट किए गए। तो वो क्या थे, असेसमेंट इसलिए होता है कि उससे स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस, स्टूडेंट्स को ये पता चल जाता है कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट असेसमेंट से। ओए हो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये फोर्थ आ गया, अब इसको फर्स्ट आने की कोशिश करनी है। अगर असेसमेंट होता है तो उससे पता चल जाता है कि ओ ये सही नहीं रहा, ज़्यादातर बच्चे इस पेपर में कम नंबर लाए हैं, तो हमें अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिल जाता है कि देखते हैं क्या गलतियां होने थी, क्यों कम नंबर लाए। फिर ये इंडिकेट करता है कि प्रोग्रेस के लिए बच्चा रेडी है कि नहीं है। उसने मिड टर्म कर लिया, अच्छे मार्क्स आ गए, इसका मतलब आगे चला जा सकता है। इसने क्लास टू का में अच्छे मार्क्स लिया है, इसका मतलब है उसको आगे किया जा सकता है। एक डायग्नोस्टिक टूल है असेसमेंट, जो कि बताता है कि आप इसकी मदद से टेस्ट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। असेसमेंट हुआ, बच्चे का रिजल्ट ठीक आ गया तो सिस्टम डायग्नोज हो गया कि ठीक जा रहा है। रिजल्ट ठीक नहीं आया तो डायग्नोज हो गया कि सिस्टम ठीक नहीं जा रहा है। फिर आप उसको डिग करते हैं कि क्यों ठीक नहीं जा रहा है, कहाँ मसला हुआ है। ठीक है, ग्रेडिंग का जरिया होता है असेसमेंट, क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग, यानी कौन बच्चा ज़्यादा अच्छा है, कौन ए सेक्शन में जाएगा, कौन बी सेक्शन में जाएगा। असेसमेंट जो है वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनता है स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी, कि उसको पता चलता है कि किसको कैसे कहाँ ग्रेड करना है। लर्निंग के अंदर असेसमेंट की मदद से फ़ायदा होता है। लो भाई, अब आखिरी बात हो गई कि क्लासरूम असेसमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो देखिए कि हमने इस तरह से इसको समराइज किया है पूरे चैप्टर को। मैं इसको आपको रिव्यू भी करूंगा अभी एंड ऑफ द चैप्टर, कि ये मटेरियल को श्रिंक किया है ताकि आप उसी चीज़ पे फोकस करें जो एग्ज़ाम में आने में रेलिवेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। स्किप नहीं कर रहे हैं हम कोई भी चीज़ जो कि बुक में मौजूद है, हर चीज़ को कवर कर रहे हैं, लेकिन श्रिंक कर रहे हैं स्पेसिफिक उस डायरेक्शन में कि जिसमें कि आपको तैयार करने से एग्ज़ाम में फ़ायदा होना है। क्लासरूम में जो असेसमेंट होता है, जो टेस्ट होता है, जो इम्तिहान होता है, या एक तो इम्तिहान होता है ना जिसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब ये बार बार मुझे आप लोगों को याद नहीं दिलाना चाहिए कि अगर मैं समेटिव असेसमेंट कहूँ तो इसका मतलब है कि फाइनल एग्ज़ाम या मिड टर्म एग्ज़ाम। और अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट कहूँ तो इसका मतलब है क्लासरूम में जो चल रहा है, क्लासरूम में आप चलते फिरते जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ये फॉर्मेटिव है। तो क्लासरूम असेसमेंट के क्या तरीके हैं, तो हम ये कह रहे हैं क्लासरूम में बच्चों को असेस करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फॉर्मेटिव हो। समेटिव जो है ना, वो एक दिन की परफॉर्मेंस है उसकी। एक बच्चे ने सारा साल पढ़ा, उसने जो पढ़ा, जैसे पढ़ा, जो ऑब्जर्व किया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो आखिर में एक दिन आएगा, उसको अगर याद है तो जवाब दे देगा, कुछ भूल गया तो मिस हो जाएगा, आप कह देंगे कि बेकार बच्चा है। हालांकि हो सकता है वो सारा साल बहुत अच्छा पढ़ता रहा, हो सकता है उसको बहुत कुछ आता हो सकता है वो अपनी अमली ज़िंदगी में वो सब कुछ अप्लाई कर सकता हो जो आपने उसको सिखाया हो, लेकिन उस एक दिन जिस दिन आपने उसका एग्जाम दिया था, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका तो उसकी बुनियाद पे आपने उसको पूरे साल की एक्टिविटी को नल एंड वॉइड कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि असेसमेंट्स जितने फॉर्मेटिव हों उतना बेहतर है। बल्कि अभी तो हमने कहा कि उससे भी एक लेवल ऊपर हो जाए कि हम ये कहें कि हम असेसमेंट एज लर्निंग लेना शुरू कर दें। हम खुद इस बात के लिए तैयार हों कि हम कहें कि यार मेरा ज़रा असेसमेंट लें, देखें तो सही मुझे कितना आ गया, ताकि मैं उस हिसाब से तय कर सकूं कि मुझे आगे और कितना। कुछ सेल्फ लर्नर टाइप के बच्चे लग रहे हैं मुझे, सेल्फ लर्नर, सेल्फ गवर्नर। खैर, शुड हेल्प प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि फ्यूचर की प्लानिंग में हेल्प मिले। असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो टीचिंग और लर्निंग दोनों को फैसिलिटेट करे। असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो करिकुलम में से ड्राइव किया गया हो, ये नहीं कि कुछ भी पूछ लिया अचानक से। असेसमेंट इंटरेक्टिव हो तो बहुत ही अच्छा है। आप बच्चे सवाल पूछे, बच्चे को इस बात की इजाज़त दें कि वो सवाल को क्लैरिफाई कर सके, पूछ सके आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर वो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि उसको सही जवाब पता है और वो एक गलत तरफ निकल गया बेध्यानी में, तो आप उसको दुरुस्त कर देंगे, नहीं बेटा आपसे ये नहीं, मैं ये पूछ रहा था, आपको आता है ना, हाँ जी 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 मुझे आता है, मैं बताता हूँ। तो ये इंटरेक्टिव हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, स्टूडेंट की बेहतरी, स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट की लर्निंग को जांचने के लिए हो। एक लगा बंदा आंखें बंद करके छाप दिया जिसमें कि कुछ पता नहीं क्यों पूछा, क्या पूछा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायग्नोस्टिक हो, असेसमेंट इस तरह का हो जिससे पता चले कि अगर लर्निंग अच्छी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, और अच्छी हो रही है तो क्यों हो रही है।
अच्छा, असेसमेंट्स जो हैं वो नॉन जजमेंटल हों, यानी असेसमेंट इस बात को तो जज करे कि बच्चे की इंग्लिश की वोकेबलरी कैसी है, लेकिन इस बात को जज ना करे कि बच्चा कितना गंदा है या अच्छा है। जब आप सब्जेक्ट की असेसमेंट कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट की असेसमेंट करें। जब आप किसी वक्त बच्चे के बिहेवियर की असेसमेंट कर रहे होंगे तब आप बता दीजिएगा कि कैसा है। समझ रहे हैं ना? तो बच्चा जज आप असेसमेंट जजमेंटल ना करें। असेसमेंट जो है वो लर्नर्स को एक्सपोज होना चाहिए, यानी लर्नर्स को बेस बनाते हुए असेसमेंट प्लान करना चाहिए। असेसमेंट के प्लानिंग की जो बुनियाद है ना, ये दोनों बातें तकरीबन एक जैसी ही हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें ऐसा होगा कि एक जैसी हेडिंग मल्टीपल टाइम्स आएंगी। और इस वाली ही बुक में तो इनके पास ख़त्म ही हो गया था मैटर, एक एक बात एक एक टॉपिक कई कई दफ़ा आया है। तो वो आपका फ़ायदा है, बहरहाल आप उसमें से एक तैयार कर लेंगे, तीनों चैप्टर्स में जब आया है वो आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, लर्नर्स के सामने इसको एक्सपोज होना चाहिए। और असेसमेंट इसलिए होना चाहिए ताकि टीचर और स्टूडेंट्स एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि हम, टीचर कह रहे हैं आपको नहीं आया, स्टूडेंट कह रहे हैं मुझे आ गया भाई, ओके चेक कर लेते हैं आ गया कि नहीं आ गया। म्यूचुअली हम एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे कि हाँ आ गया या नहीं आया। और असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो आखिरकार बच्चे की ऑटोनॉमी की तरफ जाए। फिर वही बात इन्होंने कर दी कि असेसमेंट एज अ टूल ऑफ लर्निंग यूज़ होना शुरू हो जाए। बच्चा ये सीखने के लिए कि मैं जानना चाहता हूँ मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, खुद मुख्तार होना चाहता हूँ, मैं फैसला करना चाहता हूँ कि मुझे अब आगे कितनी और मेहनत करनी है, तो मुझे असेस किया जाए ताकि मैं बता सकूँ कि मैं अब आगे क्या क्या मैं अपने आप को तैयार कर सकूँ कि मुझे आगे क्या करना है। फिर रिफ्लेक्टिव टीचिंग असेसमेंट के अंदर होनी चाहिए, यानी असेसमेंट इसलिए करे टीचर ताकि वो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी, अपने मेथड्स, अपने करिकुलम, अपने आप को देखे। यानी अभी तो हम असेसमेंट करते हैं, बच्चे को जांचते हैं, बच्चा अच्छा नहीं था, बच्चे ने नहीं पढ़ा, बच्चा बुरा है, बच्चा खराब है। नहीं, असेसमेंट इसलिए हुआ कि टीचर ये सोचे कि मैंने क्या गलत किया, मैं किस तरह से नहीं कर सका, मैं क्यों डिलीवर नहीं कर सका। ठीक है, ये कुछ जनरल सी बातें थी, मैं इनको ज़रा वापस से कूजे में बंद करता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये बात की थी इसकी कोई एसेस को ख़ास एग्ज़ाम वैल्यू नहीं है। क्लासरूम असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है? ये होता है कि इस बात का जवाब दिया जाए क्यों असेस कर रहे हैं, क्या असेस कर रहे हैं, कैसे असेस कर रहे हैं, कब असेस करेंगे, कितना असेस करेंगे। तो एक ये इम्पॉर्टेंट बात थी क्लासरूम असेसमेंट का फ्रेमवर्क। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये बात थी टाइप्स ऑफ असेसमेंट कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट 3 होते हैं, और उसकी तरतीब आजकल के अतबार से असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव, फॉर्मेटिव, और ये तो हमारा क्या कहा था मैं इसको, मेटाकॉग्निटिव। असेसमेंट के करेक्टरिस्टिक्स ये वाले नहीं देखने, असेसमेंट के करेक्टरिस्टिक्स नहीं, सॉरी गलत काट दिया। असेसमेंट के करेक्टरिस्टिक्स, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, और प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। आप गौर कीजिए, बहुत मैचिंग है, बहुत मिलती जुलती बातें हैं। तो अगर इनको मिला के हम एक हेडिंग तैयार कर लें, तो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट पूछें तो भी कमोबेश वही बात है, और अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट पूछें तो भी कमोबेश वही बात है। तो दो दो अलग अलग हेडिंग्स अलग अलग अल्फाज से याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये वी कैन अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये देखें, यहाँ भी यही बात हो रही है कि वो टीचिंग और लर्निंग को सर्व करना चाहिए उसको। इसमें फॉर्मेटिव का जुमला इजाफी था, आप यहाँ भी फॉर्मेटिव यूज़ कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स में। और तो ये मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट ज़्यादा लॉजिकल हैं, और इसको लॉजिक की बुनियाद पे ही आपको मेमोराइज करना चाहिए, इसको रटना नहीं चाहिए। और आखिरी बात इस चैप्टर में, पहली बात मैंने बताई आपको दोबारा कि क्लासरूम असेसमेंट फ्रेमवर्क, दूसरी बात मैंने आपको बताई टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तीसरी बात मैंने आपको बताई करेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, और आखिरी बात इसमें रोल ऑफ असेसमेंट क्या करता है। तो ये रोल्स हमने यहाँ डिस्कस किए थे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 पे चलते हैं। कोशिश ये है आज मेरी कि 1 घंटे के अंदर अंदर निपटा लूँ, लेट्स सी। और उसकी स्ट्रेटजी मेरी ये होगी कि जो चैप्टर्स मैं छुड़वाने हैं मैं उनको जस्ट स्किम कर दूंगा, टच कर लूँगा कि इसमें ये है, और उसको हम अंदर डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे। उससे आप लोगों का टाइम ज़्यादा बच जाएगा।
अच्छा, अब सवाल जो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2, ये है ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। एक्चुअली कहना ये चाहते हैं कि कुछ एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? और दूसरी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एजुकेशनल आउटकम्स। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। पहले कहते थे हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ बच्चों को। इसी को कहने का एक और अंदाज है कि बच्चों में क्या तब्दीलियाँ देखना चाहता हूँ, आउटकम क्या निकलेगा। अगर मैं आज इंग्लिश पढ़ा दूंगा क्लास 6 की और मैं कहूँगा मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं क्लास 6 की बुक 5 ख़त्म करा लूँ, तो ये आउटकम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये ऑब्जेक्टिव में तो लिखा जा सकता है। एक एक टीचर अपने ऑब्जेक्टिव में लिख ले कि मैं बुक को कंप्लीट ख़त्म करवा लूँ, बच्चे सारे बुक सॉल्व कर लें, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन मॉडर्न अब सोच ये कहती है कि इससे नतीजे निकल नहीं रहे, खाली एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करने से नतीजे नहीं निकल रहे। टीचर ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे मैं ये काम करवा लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बुक ख़त्म करवा लूँ, और बुक ख़त्म करवा लेता है लेकिन बच्चे ने सीखा कुछ नहीं होता। उसके बजाय असेसमेंट, इसके बजाय ऑब्जेक्टिव यूँ लिखना चाहिए कि आउटकम की शक्ल में लिखा जाए। यानी अगर मैंने ये कोर्स 1 साल पढ़ा लिया तो बच्चे में ये तब्दीली आ जाएगी, ये होता है आउटकम। तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ इसी बुनियाद पे है कि ऑब्जेक्टिव्स को उसने अच्छी तरह डिफाइन किया है कि ऑब्जेक्टिव्स अगर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएं तो वो किस तरह से लिखे जाएंगे, कैसे होते हैं, किस किस तरह से लिखे जाते हैं। और आपको पता है जैसे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो पूरे हमारे मुल्क में हर एजुकेशन जो है ना वो एकदम से उसको एक बिल्कुल डिफरेंट सा एक फीलिंग आती है और वो चले जाता है टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर। बस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का नाम आया नहीं और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी गया नहीं। जैसे कि हमारे कोर्स में अक्सर कहता हूँ ना कि जहाँ लफ्ज़ पाकिस्तानी आ जाए वहाँ आपके पास एक लिस्ट है, आप वो शुरू हो जाए फटाफट पढ़ना। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। और आउटकम्स के अंदर इस बात पे बहस है कि अगर हम आउटकम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, और सब ऑब्जेक्टिव कहेंगे नहीं, आउटकम्स ही कहेंगे, तो उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। सही है, ये दो बातें इस चैप्टर में हैं और ये बहुत मुख्तसर सी बात है, तो इसलिए ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। इस चैप्टर को शुरू उन्होंने किया टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, शायद ये गलती से डाल दिया इन्होंने इस चैप्टर में, इसका कोई सेंस नहीं था। सब चैप्टर है ऑब्जेक्टिव्स और असेसमेंट्स, शुरू का एक पेज है उसमें लिखा हुआ है टेस्ट की टाइप्स, मे बी की गलती से लिख दी हूँ। बहरहाल मैंने इसकी यहाँ पे एक नज़र वीडियो आप पॉज करके देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ टेस्ट और पर्पस ऑफ टेस्ट यहाँ लिख दिए उन्होंने। बुक में थे तो मैं जैसे मैंने कहा कि मैं पूरी बुक के सारे टॉपिक्स को आपके साथ सामने से गुजारूंगा, तो ये मैंने गुजार दिया। पढ़ा इसलिए नहीं रहा कि इस टॉपिक से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, फिर अब आ रहे हैं हम, मैंने जैसे कहा कि ये साइड हमारी चलेगी ऑब्जेक्टिव्स की और ये साइड चलेगी हमारी आउटकम्स की, ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स। तो ऑब्जेक्टिव से बेस करके बात शुरू हो रही है। ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में या तो बिहेवियरल होंगे कि क्या सिखाना है, क्राइटेरियन होंगे किस हद तक सिखाना है, कंडीशन होगी उसमें कि किन हालात में सिखाना है। ये तीनों हालतें पाई जाएंगी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में। जब आप ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि क्या सिखाना है ये बताऊं, कितना सिखाना है ये बताऊं, और वो जब सिखा रहे होंगे तो किन हालात में उनको दिया जा रहा होगा कंटेंट, ये बात सिखाऊं। तो ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में ये बातें होनी चाहिए, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को बताते वक्त कि ये किताब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ या ये किताब पढ़ानी चाहिए या ये मटेरियल बच्चों को देना चाहिए क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। तो वो जब हम अपना ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं कि किताब पढ़ाने का हमारा ये ऑब्जेक्टिव है या ये क्लास पढ़ाने का ये ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव को लिखने की दुनिया में सैकड़ों हज़ारों तरीके हैं और हमारा एक ही जगह जाके हम हमेशा रुकते हैं, वो है हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के एतबार से लिखो। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर वापस एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब हमारा दिमाग कैसे सीखता है, इमोशनल का मतलब हमारा जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो हम कैसे अब मैच्योर होते हैं इमोशनली, और इमोशनली कैसे चीज़ें लर्निंग का बायस बनती हैं। और साइकोमोटर डोमेन का मतलब हुआ कि जिस्मानी तौर पे भी, कैनेस्थेटिकली भी हम बहुत सी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं और उनका क्या किरदार है लर्निंग के अंदर, और कैसे वो लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए से।
तो लेकिन जब आपने चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सारी बात, और पिछले दूसरे कोर्सेज में भी जब भी आप देखेंगे तो सारी बात कॉग्निटिव डोमेन से शुरू होकर कॉग्निटिव पे ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा आगे हमें आती नहीं है, इससे आगे हम पढ़ नहीं सके, इससे आगे हमारे पर चलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये पूरा बड़ा बड़ा एक्सप्लेन्ड है, दुनिया भर में से बड़ा काम हुआ है। तो हम फिज़िकल और साइको मोटर डोमेन्स पे काम कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हम कोर्स पे ही रहेंगे। तो कॉग्निटिव डोमेन, अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं, आप कोई एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, तो ये बताइएगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जब लिखें तो आप टेक्सोनोमी के एतबार से उनको कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में बांट लें। ये मशवरा देने के बाद उन्होंने बताया कि कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स लिखे कैसे जाते हैं। ये इतना बड़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कुछ वर्ब्स मैंने आपकी मदद के लिए लिखे हैं कि अगर आप नॉलेज की बेस पे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल भाई मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पड़ोसी कौन कौन से हैं, बस, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ नॉलेज देना है अभी मेरा। जब मेरा नॉलेज देना ऑब्जेक्टिव होगा तो असेसमेंट करते वक्त मैं किस तरह के सवाल पूछूंगा। जिस टॉपिक को पढ़ाते वक्त ऑब्जेक्टिव नॉलेज देना था, तो उसका जब मैं ऑब्जेक्टिव को असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ, कॉग्निटिव असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ, तो उस वक्त मैं कुछ एक्शन वर्ब्स यूज करूंगा। वर्ब्स क्या क्या हो सकती हैं, तो अगर उसको नॉलेज हो गई है तो वो अरेंज कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज अल्फाबेटिकली, पिक द कंट्रीज दैट आर नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पिक का लफ्ज आ सकता है। आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट आर नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, लिस्ट द कंट्रीज दैट आर नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, अंडरलाइन द कंट्रीज दैट आर नेबर्स ऑफ पाकिस्तान। ये सब ये बताएंगे कि ये सब सवाल जो हैं, ये सब असेसमेंट के सवाल उसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए हैं। अगर मेरे बच्चे को जो चैप्टर पढ़ाया गया उसमें कुछ हिस्सा ऐसा भी था कि अब उसको कॉम्प्रिहेंशन भी हो चुकी है, और अब आप जो अपना ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं कि मैं ये अपने टीचर को कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ तक पहुँच जाओ तो उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग का या कॉम्प्रिहेंशन का भी टेस्ट लेना होगा आपको। तो ये जुमला लिखने के लिए जो आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उसमें ये वर्ब्स हो सकती हैं। चूज, अगर तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो तो अब तुम चूज कर सकते हो, अब तुम कंपेयर कर सकते हो, अब तुम क्लासिफाई कर सकते हो, लोकेट या आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, ये लिमिटेड टू दिस ओनली नहीं है, ये कुछ मिसालें हैं जो बुक से ही नहीं है मैंने। इसके बियॉन्ड भी आप कुछ समझते हैं कि अगर किसी की कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए मैं किस तरह का सवाल पुट कर सकता हूँ, किस तरह की वर्ब यूज़ करूँगा कि जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इसने अंडरस्टैंड क्लियर नहीं कर लिया, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इसलिए अगेन इसमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो कॉग्निटिव डोमेन के स्टेजेस याद हैं, तो बस उसी की बुनियाद पर आप सोचें, अगर मैं टेस्ट करूँगा नॉलेज तो मैं पूछूंगा कि वो कहाँ है, वो क्या है। अगर मैं टेस्ट करूँगा कॉम्प्रीहेंशन तो मैं थोड़ी सी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूछ लूँगा। हेल्प के लिए मैंने ये आपको कुछ वर्ब्स दे दिए कि कॉम्प्रीहेंशन के टेस्ट करने के लिए चूज़, कंपेयर, क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट, ये कॉम्प्रीहेंशन को टेस्ट करने के लिए इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। जब आपने ऐसा मटेरियल पढ़ाया है बच्चे को जिसमें से वो एप्लीकेशन भी कर चुका है चीज़ों की, अब जब आप इस बात की असेसमेंट करना चाहते हैं कि उसको एप्लीकेशन आ गई है या नहीं आ गई है, तो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सवालों में कि डेमोन्स्ट्रेट, डेवलप, ड्रामेटाइज, इलस्ट्रेट, ऑपरेट, रीराइट, यूटिलाइज, क्रिटिसाइज। अगर बच्चे को आपने जो मटेरियल दिया उसमें एनालिटिकल स्किल्स भी दे दी गई हैं उसको, तो उनको चेक करने के लिए जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं वो एनालाइज, फिर अप्रेज, कैलकुलेट, कैटेगराइज, क्रिटिसाइज, डिस्टिंग्विश। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं जो एक से ज़्यादा जगह पे आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक लफ्ज़ इस बात को भी टेस्ट कर सकता है और उस बात को भी। फिर सॉल्व है, रिलेट है, एग्जामिन है, सब एनालाइज के अल्फाज हैं। अगर वो सिंथेसिस के लेवल तक जा चुका है और वो बहुत सी छोटी छोटी मालूमात को जमा करके एक नई और जामे मालूमात बना सकता है, तो आप उससे कहेंगे कलेक्ट, अरेंज, असेंबल, क्रिएट, डेवलप, डिवाइस, फॉर्मुलेट, मैनेज, मॉडिफाई, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उसको असेस करते वक्त। और आखिरी में अगर वो इस हद तक अंडरस्टैंड कर चुका है कि वो एवेल्यूएट कर सकता है, तो एवेल्यूएशन के लेवल के क्वेश्चंस ये हैं कि अगेन अप्रेज या आर्ग्यू, असेस, चूज, अब तुम फैसला करो, क्रिटिक लिखो इस बात का, डिसाइड करो, एवेल्युएट करो, प्रिडिक्ट कर लो। अब तो तुम इतना जान गए हो कि तुम ये बता सकते हो कि अब इस सिचुएशन में आगे क्या होगा, या वैलिडेट करो,
तो ये मुख्तलिफ एक्शन वर्ड्स हैं। अगेन इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने यहाँ से शुरू किया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं एजुकेशन के, उसके 3 डोमेन्स होते हैं, और उसमें से जिस डोमेन के ऑब्जेक्टिव लिखना हम सीख रहे हैं वो है कॉग्निटिव डोमेन। और ख़त्म हो गई बात। बस ये इन्होंने एक बात कही कि ब्लूम के बहाई के बाद एक ब्लूम्स की रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आई है। इसमें जो स्टैंडर्ड्स जो स्टेजेस थे वो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन थे। इन्होंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है, मॉडर्न नॉलेज, मॉडर्न अल्फाज के अतबार से थोड़ा आसान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग में होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग में। लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग जो है वो रिमेंबरेंस है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, उससे ऊपर चले जाते हैं। ये सब हर ऊपर वाला लेवल पहले से हायर ऑर्डर है। फिर एप्लीकेशन पे जाते हैं तो सेम ही है, फिर एनालिसिस पे जाते हैं, ये भी सेम ही है। उसके बाद उन्होंने सिंथेसिस के बजाय एवेल्यूएशन कर दिया और एवेल्यूएशन से ऊपर रखा क्रिएट। अच्छा, सिंथेसिस जो है वो कुछ क्रिएट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो क्रिएटिविटी और नई चीज़ें फॉर्मुलेट कर लेना शायद एवेल्यूएशन से भी ऊपर का लेवल होता है। तो ये एक मॉडर्न तब्दीली आई है बज़ाहिर, कि सिंथेसिस यहाँ आ गया और एवेल्यूएशन यहाँ चला गया। लेकिन लफ्ज़ भी चेंज कर दिया उन्होंने ताकि थ्योरी से टकराव भी ना हो, पिछली वाली थ्योरी के बारे में भी ना कहना पड़े कि हम ये कह रहे हैं कि वो गलत थी, बल्कि इन्होंने इसको मॉडिफाई करके क्रिएट को ऊपर करके एवेल्यूएट को नीचे कर दिया। बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब आते हैं इस बात की तरफ के लर्निंग आउटकम्स की बुनियाद पे जब ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप लर्निंग आउटकम्स की बुनियाद पे बात करते हैं तो इफेक्टिव लर्निंग होती है। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर होती है कि मुझे ये कोर्स करके क्या मिलेगा, मुझे आज इस चैप्टर को पढ़ के क्या मिलना है, मेरा बच्चा यहाँ पे ये पढ़ रहा है, इसको इसके बाद क्या हासिल, वो क्या कर लेगा, वो क्या करना शुरू हो जाएगा जब उसको ये कोर्स करा दिया जाएगा। तो अगेन जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि लर्निंग आउटकम्स एक बहुत बेहतर और ज़रूरी ज़रिया है कि अब इस ज़रिए से हमें अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करने चाहिए। फिर टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना आसान हो जाता है कि अच्छा मुझे इसको सिखाना है इस वक्त ड्रामाटाइज करना सिचुएशन को, तो मैं बगैर ड्रामा करवाए कैसे सिखाऊंगा? क्या मैं इसको लेक्चर दे के सिखा सकता हूँ कि ड्रामा कैसे करते हैं? नहीं सिखा सकता। जब ऑब्जेक्टिव ही ये है कि ड्रामा सिखाना, तो फिर ड्रामा करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए आउटकम्स को अगर हम लिखेंगे तो हमारे लिए टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करना बेहतर भी हो जाएगा और हमें मजबूर करेगा वो ज़बरदस्ती कि हम अच्छे टीचिंग मेथड्स यूज़ करें। फिर जब हम आउटकम्स की सूरत में अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो बताया जा सकता है कि ये मुख्तलिफ जो हिस्से हमने कोर्स के बनाए हैं वो किस हिस्से से कौन सा आउटकम अचीव होना है, ताकि उसको पढ़ाने वाला उसको पढ़ाते वक्त उस तरफ ध्यान रखे कि भाई मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इससे मुझे बच्चे से ये नतीजा निकलवाना है। आपको जब भी पता है कि आपने बच्चे को इन आउटकम्स के लिए तैयार किया है तो उन आउटकम्स का ही टेस्ट लिया जाएगा। फिर कोर्स का टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि आउटकम का टेस्ट होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, ओ लेवल्स में कैम्ब्रिज में इंग्लिश का टेस्ट जब होता है तो वो किसी भी बुक से सवाल नहीं देते। उन्होंने कहा हमने आपको एक आउटकम के लिए तैयार करना था। वो आउटकम ये था कि अगर आपके सामने कोई नया पैसेज आए तो आप उसके बाद उसकी कॉम्प्रिहेंशन कर सके, तो अब नया पैसेज ही आएगा। कोई बुक के सवाल नहीं होंगे जो कि आप याद करके आ जाएंगे और उनको याद करने की वजह से जो है वो आप पास हो जाएंगे। तो याद करने का आउटकम रिक्वायर्ड ही नहीं था, इसलिए उसका टेस्ट ही नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है इसमें। ठीक है, असेसमेंट की स्ट्रेटजी भी हमारे लिए सेलेक्ट करना आसान होता है अगर हमारे पास चीज़ें लर्निंग आउटकम्स की शक्ल में लिखी हों बजाय सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में। और इसके ऊपर जो है वो सोलो भाई ने एक टेक्सोनॉमी दी थी कि स्ट्रक्चर दिया था ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स का। ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स यानी अपने कोर्स को, अपने मटेरियल्स को लर्निंग आउटकम्स की शक्ल में जब हम तरतीब देते हैं तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके स्टेजेस हैं, उस स्टेज का ख्याल रखना ज़रूरी है। लर्निंग इस तरह की पहले कराई जाए जो आसान हो, फिर वो लर्निंग कराई जाए जो उससे मुश्किल हो, फिर वो लर्निंग कराई जाए जो उससे मुश्किल हो। तो आसान अल्फाज में कहें तो जो सोलो टेक्सोनॉमी है वो वही है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। ये देखा गया कि लर्निंग आउटकम किस तरह से तरतीब देंगे, उनका क्या दर्जा बदर्जा लेवल होता है। तो वो यही है कि पहले आसान होने चाहिए फिर मुश्किल होने चाहिए, लेकिन आसान और मुश्किल के उन्होंने नाम रख दिए हैं। तो पहला दर्जा होता है किसी भी लर्निंग में वो
अनस्ट्रक्चर्ड होती है, यानी प्री स्ट्रक्चरल सिचुएशन होती है, जिसमें आपके पास नॉलेज तो आ रही है लेकिन वो किसी एक ख़ास शक्ल में नहीं है। अच्छा मैथ्स वो नंबर 1 होता है, अच्छा नंबर 2 होता है, अच्छा नंबर 3 होता है, भाई 1 + 2 3 होता है। अब ये एक स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन अब ये एक स्ट्रक्चर बना है, इसको हम कहेंगे यूनी स्ट्रक्चर। तो पहले आप प्री स्ट्रक्चरल सिचुएशन बनाते हैं, बच्चों को कलर करना सिखाते हैं, बच्चों को नंबर्स आइडेंटिफाई करवा देते हैं, फिर आप उसको यूनी स्ट्रक्चर कायम करते हैं, यानी उसको उस सब्जेक्ट में सिर्फ एक खास अपना गोल लेकर सिर्फ उस गोल के लिए उस बच्चे को तैयार करते हैं। ये छोटे बच्चे हैं जिनकी के क्लास के गोल्स एक एक दो दो लाइनों के होते हैं, एक ही क्लास में मल्टीपल गोल्स को लेके नहीं चला जा रहा होता। आज हम इस बच्चे को सिर्फ साउंड्स ऑफ ए कराएंगे बस। ऐसा नहीं है कि साउंड्स ऑफ ए कराएंगे और साउंड्स ऑफ ए कराते हुए महसूस कराएंगे कि भाई ये जो ए है ना, देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, और देखो ए जो जहाँ जहाँ आ रहा है तो वो अल्फाज कौन कौन से हैं और वो हमने दुनिया में कहाँ देखे हैं, वो ऐसे क्यों होते हैं, फिर उनके अंदर कलर कौन कौन से होते हैं। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम शुरू शुरू में नहीं करते लर्निंग करवाते वक्त। और जब बच्चे का यूनी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है नॉलेज के ऊपर, तो फिर हम उसको मल्टी स्ट्रक्चर नॉलेज देते हैं, एक साथ एक क्लास में ये भी देते हैं, ये भी देते हैं और ये भी देते हैं। जब किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल इस हद तक मैच्योर हो जाता है किसी टॉपिक के बारे में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, कि मल्टी स्ट्रक्चर नॉलेज उसको समझ में आ रही होती है, तो हम बताते हैं भाई जो स्ट्रक्चर्स हमने बनवाए थे ना बातों के, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं थे। एक चीज़ होती है प्लस, एक चीज़ होती है माइनस, एक चीज़ होती है मल्टीप्लाई, एक चीज़ होती है डिवाइड। फिर हमने बताया ओ भाई ये एक ही चीज़ है प्लस और माइनस, आपको पता है, और प्लस से ही मल्टीप्लाई बन रहा है। आपको पता है कि डिवीजन भी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा ऑर्डर है। अच्छा, नंबर लाइन से सब कनेक्ट कर दिया आपने, ये सारे स्ट्रक्चर्स कनेक्ट कर दिए, इसको कहते हैं रिलेशनल स्टेज है, जो सैलो ने सोलो टेक्सोनॉमी में जो आया था। ये रिलेशनल स्टेज है जिसमें कि बच्चा इस लेवल पे अंडरस्टैंड कर सकता है कि ना सिर्फ वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, बल्कि उसको रिलेट भी कर सकता है कि ये इंफॉर्मेशन इससे रिलेट कर रही है। और आखिर में जो अल्टीमेट आप बड़े हायर लेवल की डिस्कशंस किसी से कर सकते हैं। तो अगेन जा रहे ये क्लास 1 2 की बात नहीं हो रही, तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, ओ सॉरी, वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि मैं अपने अपने ख्याल में, अपनी सोच में उन चीज़ों से भी बाहर निकल जाऊं जो मुझे दिखाई जा रही हैं, बल्कि मैं ओवरऑल यूनिवर्सल पिक्चर को समझ सकूं। तो ये डायग्राम मैंने ऐसे दिखाई है कि हमने ये 3 पिलर्स खड़े किए थे, फिर हमने उसको मल्टी डायमेंशनल कर लिया था, फिर उनको रिलेट भी कर लिया था। अब हमें उस मॉडल का या उस बात का जो हमें बताई गई, उसका पूरी दुनिया में किस तरह से इतलाक़ समझ में आ रहा है। तो ये बात हुई कि सोलो टेक्सोनोमी जो है वो ये हमें स्टेजेस बताती है कि जब हम ये अपने आउटकम्स की बुनियाद पे अपने ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हों, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये दर्जा बदर्जा बनेंगे। पहले ही दिन पूरा बड़ा वाला आउटकम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हम बच्चों से। पहले दिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, प्री स्ट्रक्चर्स, फिर वो एक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर कायम कर लेंगे, गिनती एक चीज़ होती है, वो ये समझ लेंगे। और ये हम ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं कि आज इस क्लास में हम ये सिखाएंगे कि बच्चों को 1 से 10 तक गिनती कैसे स्ट्रक्चर है ये समझा देंगे। जब मल्टी स्ट्रक्चर सिखा रहे होते हैं तो आप गिनती से शुरू करके एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को टच अपॉन कर लेते हैं। रिलेशनशिप में आप क्या करते हैं, आप ये रियलाइज़ करवाते हैं कि जो अलग अलग चीज़ें आपने पढ़ी थी असल में इन सबका आपस में ताल्लुक़ है, इन सबका आपस में ताल्लुक़ है। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्शन में हम बताते हैं कि ये जो कुछ आपने पढ़ा इसका दुनिया से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है जी। तो ये लेवल ऑफ ये स्टेजेस ऑफ आउटकम्स हैं जो सोलो टेक्सोनोमी के ज़रिए मैंने पढ़े। फिर हमने ये बताया कि कंटेंट सिलेक्शन फॉर टेस्टिंग। जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, याद रखिएगा ये टीचिंग मेथड्स का कोर्स नहीं है, ये असेसमेंट टेस्टिंग का कोर्स है। इसमें हर बात जो है ना वो आप टेस्ट से रिलेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स भी जो हम सेट कर रहे थे वो हम एग्ज़ाम लेने के ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे थे। इसलिए देखें जो हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सवाल करने के अल्फाज हैं कि सवाल हम क्या पूछेंगे जब उसका ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन होगा।
तो इस तरह से हम आउटकम्स को भी, लर्निंग आउटकम्स को भी हम असेसमेंट की बुनियाद पे की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो कंटेंट सिलेक्शन भी किस लिए होगा? टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए किस सवाल से टेस्ट लिया जाए? जो पढ़ाया गया वही लेना चाहिए, है ना? तो उसकी 3 डायग्राम्स हैं, उसको 4 डायग्राम से देखिए कि अगर पढ़ाया ये था और टेस्ट इसका ले लिया तो उसको हम कहते हैं ये पुअर रिप्रेजेंटेशन है। और अगर पढ़ाया ये था और टेस्ट सिर्फ इतने इतने का ही लिया है, इतना इतना सा ही टेस्ट ले लिया आपने, तो ये कहलाएगा ये इनएडुकेट है, ना काफ़ी है। अगर कुछ अंदर था और कुछ बाहर था और बस इस तरह की सिचुएशन थी कि ये तो पढ़ाया था और जो टेस्ट लिया गया वो कुछ बाहर बाहर की चीज़ें थोड़ी थोड़ी पूछ ली गई, तो हम कहेंगे इसमें दोनों मसले थे। एक तो बाहर बाहर ही रहा तो आता ही नहीं होगा बच्चे को, कंप्लीटली इनएडुकेट या ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन रही इसकी। टेस्ट जो है वो एक्चुअल बीइंग टॉट जो मटेरियल था उसको ज़ीरो रिप्रेजेंटेटिव है उसका, तो ये तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हो गया। जो एडिक्वेट, जो बेस्ट प्रोसेस है वो ये है कि जो टेस्ट के लिए मटेरियल सेलेक्ट करें वो छोटे चंक्स में टूटा हुआ हो और सब का सब फैला हुआ हो उस इंफॉर्मेशन से में जो कि आपने उसको बच्चों को दी है, तो हर एरिया से चीज़ों को कवर कर ले थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। और आज की इस टॉपिक की आखिरी बात यह है कि जब आप टेस्ट कंटेंट की आउटलाइन लिख रहे हों तो वो कैसे लिखते हैं? ठीक है, टेस्ट कंटेंट की आउटलाइन कैसे लिखते हैं उसमें आप पहले बताते हैं पर्पस क्या है, फिर जो भी मेजर किए जा रहा है, जिस चीज़ को भी टेस्ट किया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट का इम्तिहान ले रहे हैं, आपका टेस्ट उसी में से होना चाहिए। आपके टेस्ट के सवाल रेलिवेंट हों उस सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। जो कंटेंट की लैंग्वेज है, आपके जो टेस्ट की लैंग्वेज है, जो आपके असेसमेंट की लैंग्वेज है, वो भी वैसी ही होनी चाहिए जो उस बच्चे को समझ में आ सके। और आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पहले से देना चाहिए। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बहुत ख़ास चीज़ होती है। आप कोई भी एडवांस किताब उठा लें या कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम उठा लें, तो आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बड़ी साफ साफ लिखी मिल जाएगी। यानी ये मिल जाएगा कि ये जो पेपर आया है इसमें से नॉलेज के कितने सवाल हैं, कॉम्प्रिहेंशन के कितने सवाल हैं, एप्लीकेशन के कितने सवाल हैं, एनालिसिस के कितने सवाल हैं, टोटल क्वेश्चन कितने कितने हैं और उनका स्कोर कितना कितना है। तो टोटल स्कोर हर टॉपिक में से कितना बटा हुआ है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस के सवालों पर। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर किस बुनियाद पे था मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिव्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बिहेवियर, क्रिटिक, क्राइटेरियन और कंडीशन अपने अंदर होता है उनके अंदर। उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम टेक्सोनॉमीज यूज़ कर सकते हैं और कॉग्निटिव डोमेन में जब हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो इन अल्फाज का ख्याल रखते हुए चलें। और रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी हमें बताती है कि ये भी एक तरीका है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हम हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं और तरतीब तकरीबन वही है, बस इवेल्युएट और क्रिएट का फ़र्क आ गया है। फिर हमने ये देखा कि लर्निंग आउटकम्स की बुनियाद पर अगर हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो इम्पोर्टेंस देखी हमने। हमने देखा कि उसका एक तरीक़ेकार एक समझाया गया हमें सोलो टेक्सोनॉमी में कि भाई मुश्किल से आसान नहीं बल्कि आसान से मुश्किल आपको आउटकम्स डिफ़ाइन करने चाहिए अपने। फिर ये बताया गया कि जब आप टेस्ट के लिए कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हो तो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए। और कुछ प्रिंसिपल्स हैं टेस्ट कंटेंट आउटलाइन बनाने के लिए, और उसमें जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट था हमने देखा कि टेस्ट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऐसे बनाया जाता है। मूव करते हैं चैप्टर 3 की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, हमेशा की तरह जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उनका साइज श्रिंक होता जाएगा। चैप्टर 3 का नाम है असेसमेंट के जो टेस्ट वगैरह हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। अब आ गए भाई हम आपकी दुनिया में। अगर आपने कभी भी टीचिंग की है या कभी भी एग्ज़ाम दिया है तो अब कोई बात ऐसी नहीं होने जा रही जो आपको नहीं पता होगी। सिर्फ आपको अपना दिलो दिमाग खोलना है, तसल्ली रखनी है और इस बात पे यकीन रखना है कि हाँ, मैं इसी सिस्टम का एक इंसान हूँ, मैं इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। मैं बता सकता हूँ कि असेसमेंट की कितनी टाइप्स और टेक्निक्स होती हैं। तो असेसमेंट टेस्ट की जो टाइप्स हैं वो हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब है बच्चे को कितना आ गया। उसमें समेटिव भी हो सकता है, फॉर्मेटिव भी हो सकता है। अब इतनी घूमेंगी बातें, इतनी दफ़ा घूमेंगी कि बस आप उसी को घुमा सकते हैं।
तो आपने कहा अचीवमेंट टेस्ट समेटिव होता है, यानी आखिर में इम्तिहान लिया जाता है। अब इम्तिहान लेने के बाद आप कितनी बातें कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ आ सकती हैं। और आपसे कहा जाए कि इम्तिहान लेने यानी ये जानने का कि बच्चे को कितना आ गया, इसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ये जानने का एक तरीका ये है कि आप फॉर्मेटिव टेस्ट लेते रहें, यानी उसको बीच बीच में चीज़ें डिस्कस करते रहें, पूछते रहें, सवाल करते रहें, उसके बॉडी लैंग्वेज देखते रहें। टेस्ट की एक टाइप होती है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये कहते ही इसको हैं ये लोग एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहते हैं जिसमें एमसीक्यूज ही हों बस, और एग्जाम के माहौल में बैठ के एग्जाम दिया जा रहा हो, बाकायदा एग्जामिनेशन हॉल हो, स्ट्रिक्ट टाइम कंट्रोल हो, ताकि ये चेक किया जा सके कि बाकी सारे बच्चों के मुकाबले में आप कहाँ खड़े हैं। हर बच्चा एक जैसे माहौल से गुजरे, वो स्ट्रिक्ट माहौल हो, स्ट्रिक्ट टाइम के अंदर अंदर दे दे, और एमसीक्यू बेस्ड हो, तो इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट की भी बहुत सारी किस्में गिनवा दी इन्होंने। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप में से किसी को याद हो, उसने किसी ज़माने दिया हो या अभी भी देने का इरादा हो या दे रहा हो, तो एप्टीट्यूड टेस्ट किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है। एंट्री टेस्ट भी जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का होता है। उसमें वो एक वक्त में 2 से 3 चीज़ें पूछते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं उस एरिया से जिसका कि आप एडमिशन मांग रहे होते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट की जा सकती है। न्यूमेरिकल नंबर्स के सवाल हो सकते हैं, वो नंबर के सवाल डिपेंड करता है आप किस लेवल में का एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। आपका इंटर के बाद हो रहा है तो इंटर से रिलेटेड होंगे, मैट्रिक के बाद हो रहा है तो मैट्रिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। ये जो अब एंट्री टेस्ट, एडमिशन टेस्ट जो होते हैं, वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट ही की किस्म है। अच्छा, इनके नामों के मतलब बताता जाऊँ मैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आप कितना बेहतर तरीके से नताइज से पहुँच सकते हैं, आपकी नंबर्स की रीजनिंग कैसी है, आप नंबर्स के बारे में कितने अवेयर हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सीक्वेंस, सीरीज़, ये सब आपको आती है। स्पेशियल का मतलब होता है कि चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं आप, कि आपसे कहा जा रहा है कि एक क्यूब है, उसके उसकी एक साइड पे यूं है, दूसरी साइड पे ऐसे है, तो आप बताइए कि उसकी तीसरी साइड पे क्या होगा। तो विजुअलाइजेशन के सवाल आप कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ों में कहीं कहीं ज़रूरी होता है, ये वाला असेसमेंट भी। एक एक टॉपिक है जो कि किया जा सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जा सकता है, लॉजिकल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग ज़ाहिर है, आपके सामने एक पैसेज रखा जाता है और आपसे कहा जाता है कि इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, आप बताइए ऐसा क्यों हो, और आप होते तो क्या करते। और बाज़ औक़ात एप्टीट्यूड टेस्ट में परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट भी होता है, कि आप कितनी जल्दी बता सकते हैं इसमें कितने सुराख थे, कितनी जल्दी बता सकते हैं कि इस पूरी तस्वीर में बिल्ली कहाँ है। ठीक है, ये वाले सवाल इंटरनेट पे आते रहते हैं। ये सब एप्टीट्यूड की किस्में थी। अचानक से उसमें बीच में एटीट्यूड आ गया, और अजीब ही से पैराग्राफ लिखे हुए हैं जिसमें लिखने वाले को खुद नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स बता दिए, और सवाल क्या हो रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, असेसमेंट टेस्ट के टाइप्स हैं। बाहर हो सकता है एक टॉपिक हो जिसको उनको किसी ने निकाल के दिया हो कि एटीट्यूड के टेस्ट भी हो सकते हैं, और उनकी कोई लिस्ट बनाने की कोशिश करो, मिला कुछ ना हो इनको, तो उन्होंने बस ऐसी कुछ डेफिनेशन वगैरह डाल के निपटा दिया। फिर बार इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल भी हो सकते हैं, यानी नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, विजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकते हैं। आप एक पूरे ग्रुप की इंटेलिजेंस टेस्ट करें, बहुत आसान इसकी मिसाल है। ये आर्मी में जब आप चाहते हैं वो कमीशन ऑफिसर के, तो पहले ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ साथ ही बाकी सारा कुछ हो रहा होता है, कि पूरा ग्रुप होता है, उसको असाइन किया जाता है, मिलके वो कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, उस दौरान लोग जज हो रहे होते हैं कौन लीडरशिप में अच्छा है, कौन किस में अच्छा है। इंटेलिजेंस टेस्ट में इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंप्यूटराइज भी हो सकता है, तो मुख्तलिफ तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। इसमें बहुत इख्तलाफ भी है, इसमें बहुत लड़ाई भी है कि क्या किसी का की पर्सनालिटी कोई बता सकता है। सेल्फ रिपोर्टिंग भी हो सकते हैं। सेल्फ रिपोर्टिंग का मतलब आप बताओ आप कैसे हो, आप इसमें खुश ज़्यादा रहते हो कि नाराज़ ज़्यादा रहते हो, आपको ये ज़्यादा पसंद आता है कि ये ज़्यादा पसंद आता है, तो आप अपने बारे में खुद बताते हैं। ये सेल्फ रिपोर्टिंग है। सेल्फ रिपोर्टिंग में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने 100, 200, 300, 400 सवाल बना के डाले हुए हैं कि आप इन सवालों का जवाब दें, मैं बताऊंगा कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। मायर्स ब्रिग्स है, MMPI है, 16 पर्सनालिटी है, बिग 5 है। किसी की तफसील बुक में नहीं दी गई बहुत ज़्यादा, एक एक लाइन, डेढ़ डेढ़ लाइन में मौजूद है, तो मैंने भी फिर इसको तफसील से नहीं बताया। सिर्फ मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल्स के तौर पर सेल्फ रिपोर्टिंग को एज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट में ये एग्जाम्पल्स दे दी हैं।
आपको दिल चाहे तो आप इसको पर्सनली आप डिटेल में चेक कर सकते हैं, ये खाली गूगल पे लिखिएगा, पूरी दुनिया आ जाएगी इसके पीछे तफसीलात के अंदर। लिकर्ट स्केल होता है जिसके अंदर ये हमने पहले भी पढ़ा था 8604 में। लिकर्ट स्केल क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए हम कहते हैं कि आप मार्क कीजिए इसको 1 से 10 में, तो आपके ख्याल से आप इसको कहाँ प्लेस करते हैं, इस जुमले के आपके बारे में क्या ख्याल है, 1 से 10 में प्लेस कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपको इस अस्पताल में जाना चाहिए कि नहीं। पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए ऐसे सवाल भी दिए जाते हैं जिसमें लोग 1 से 10 में अपना स्कोरिंग करते जाते हैं और हम असेस करते जाते हैं कि अगर इसने ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग की हैं तो इसका मतलब है इस टाइप का आदमी है, और ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लिखी तो इसका मतलब है इस टाइप का आदमी है या औरत है। अच्छा, प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं ये आमतौर पे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट करते हैं, स्कूलों में तो नहीं होते। बहरहाल अब ये शुरू हो गए थे टाइप्स ऑफ असेसमेंट और टेस्ट, तो फिर सब सब बताएंगे इनको जो जो मिलेगा, क्योंकि ये गूगल करते हैं उसके बाद जो मिलता है सब एक साथ डंप कर देते हैं बुक में। तो इन्होंने बताया कि प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्टिमुला एम्बिगुअस होता है। आपने शायद किसी फिल्म में देखा हो कि एक साइकेट्रिस्ट भाई बैठे हैं, उनके सामने एक पेशेंट आया, उन्होंने उसको एक अजीब सा धब्बा दिखाया, एक धब्बा सा पड़ा हुआ है एक पेज के ऊपर, और पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। आप उसको जो दिख रहा है उसकी बुनियाद पे उन्होंने उसकी असेसमेंट करना शुरू की। ठीक है, तो ये रॉर्शचार्ड इंक ब्लॉट टेस्ट कहलाता था, अभी भी होता है। थीमेटिक एप्री क्या है, एपर्सिपेशन, लेट्स रीरीड दिस। एप्रिसिएशन और परसेप्शन का जो है ना मिक्सचर बन गया, यह है ए परसेप्शन। तो थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट होता है। ए परसेप्शन टेस्ट ये होता है कि आपको एक लिस्ट ऑफ सीन्स दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है अब आप इसकी कोई कहानी बनाएं। तस्वीरें दी जाती हैं लेकिन वो ऐसा भी नहीं होता, ब्लॉट नहीं होता, मतलब एक धब्बा सा पड़ा हुआ नहीं होता। आपको एक सीक्वेंस में तस्वीरें दी जाती हैं जो कि बहुत ऑब्वियस नहीं होता कि क्या हो रहा है। बस एक लड़की खड़ी थी, वो कहीं देख रही है, फिर एक तस्वीर आई उसके अंदर एक आदमी सड़क पे भागता हुआ जा रहा है, फिर एक तस्वीर आई उसके अंदर बादल हैं। एक बड़ी मिक्स सी तस्वीरों का एक सेट दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप जो है वो इसको बताइए कि क्या हुआ कहानी में। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं कि आप अपने अंदर की सोच को ना उसमें से निकाल के बाहर लाते हैं, तो हमें पता चल जाता है आप किस टाइप के हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है। उसके अलावा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ये होते हैं कि आपको ये देखा जाता है कि आप दूसरों के मुकाबले में कैसे हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ये होता है कि आपको ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट में आप कैसे थे। जैसे कि अगर मैंने आपका मैथ्स का टेस्ट लिया 100 नंबर का, 100 में से 80 नंबर आ गए, मैंने कहा 80 आउट ऑफ 100, तो मैं क्राइटेरियन टेस्ट रेफरेंस टेस्ट ले रहा हूँ और वो क्राइटेरियन मेरा था कि आपके 100 में से इतने मार्क्स आएंगे तो पास होंगे, इतने मार्क्स आएंगे तो ये ग्रेड आएगा। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ये होता है कि पहले मैंने आपका टेस्ट ले लिया और आपके साथ बहुत सारे लोगों का टेस्ट ले लिया और आपको ये नहीं बताया कि आपके 100 में से कितने नंबर आए, लेकिन मैंने ये बताया कि आप टॉप 10% लोगों में से हैं। तो ये अब मैंने कंपैरेटिव सा रिजल्ट दे दिया, एक आपको ज़ाती तौर पे क्या स्कोर आया ये नहीं बताया आपका। ठीक है, ये टेस्टिंग की मुख्तलिफ टाइप्स थी। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप्स थी टेस्ट की यहाँ पे। ठीक है, ये 5 टाइप्स आपको मैंने अच्छी तरह समझा दी कि क्या क्या टाइप्स के टेस्ट हो सकते हैं। और वो टेक्निक्स जो टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो ख़त्म हो गई थी इनके पास, ये फिर पिछले पेपर में चले गए, 8604 से उठा के ले आए। क्वेश्चनेयर क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इंटरव्यू क्या होता है, रेटिंग स्केल क्या होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग क्या होती है, बस ख़त्म हो गया। तो भाई क्वेश्चनेयर क्या होता है, क्वेश्चनेयर की कितनी टाइप्स होती हैं, तो अब ये मैं नहीं बताऊंगा दोबारा। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको एक दफ़ा फिर चाहे गूगल कर लें, चाहे आप अपनी बुक को एक दफ़ा खोल के देख लें कि क्वेश्चनेयर के ज़रिए से डेटा जमा करने के क्या फ़ायदे हैं। आप सोचिए ना, डेटा जमा करने पे आ गए हैं ये जिन्होंने एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं, ये डेटा कलेक्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं इसमें, तो इसलिए मैंने नहीं बताया तफसील से, क्योंकि मुझे अपना टाइम भी सेव करना है, आपका टाइम भी सेव करना है। तो एक आवर पूरा होने वाला है और हमें बहुत जल्दी अब इसको निपटाना है। तो टेक्निक्स ऑफ व्हाट, टेस्ट नहीं है ये, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन डाल दी है इसके अंदर उन्होंने। तो बहरहाल टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन उन्होंने बताया कि क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चन ओपन एंडेड भी होता है, क्लोज एंडेड भी होता है, लीडिंग भी होता है,
लिकर्ट स्केल पे भी होता है, स्केल टू इम्पोर्टेंस भी होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह की आप टिक लगा देते हैं। डाइकोटमस यस नो भी होता है, बाइपोलर भी होता है कि आपके ख्याल से तेज़ था या हल्का, मोटा था या पतला। डाइकोटमी है, बाइपोलर है यानी मैक्स, एक फुल एक्सट्रीम इधर है, एक फुल एक्सट्रीम उधर है। तो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चनेयर्स होते हैं और आपको बताना है अच्छा क्वेश्चन है कैसे बनता है, साफ़ सुथरा, उसमें सवालों की क्या तरतीब होगी, किस तरह का उसके क्वेश्चन होंगे, ये सारी बातें एक 604 में अभी अभी आपने थोड़े दिन पहले ही पढ़ी हैं। फिर अच्छे क्वेश्चनर के ज़रिए से डेटा कलेक्ट करने के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं और आप इसको मज़ीद देख लीजिएगा और ख़ुद से बिल्कुल बना सकते हैं। इसको आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चनर बहुत आसानी से हमें एक वक्त में बहुत सारा डेटा फिल करने में हेल्प कर सकता है जो इंटरव्यू नहीं कर पाता। क्वेश्चनर के जब एडवांटेज बताएं ना तो आप बताइएगा इंटरव्यू के खिलाफ, और जब इंटरव्यू के एडवांटेज बताएं तो बताइएगा क्वेश्चनर के खिलाफ। यानी क्वेश्चन में बहुत सी बुराइयां हैं जो इंटरव्यू में नहीं है, इंटरव्यू में बहुत सी बुराइयां हैं जो क्वेश्चन में नहीं है, डेटा कलेक्शन के अतबार से। जैसे मैंने एक बताई आपको कि इंटरव्यू में आपको एक वक्त में एक का डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, क्वेश्चन में आप एक वक्त में 1000 कर सकते हैं। लोगों में बांट दीजिए, दो दो बंदे खड़े कर दें, वो एक एक वक्त में 10-10 बंदों को देखते हुए उससे क्वेश्चन फेल करवा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हुए हैं, बुक में फिर मौजूद हैं और आपको मज़े की बात है कि एक से ज़्यादा चैप्टर्स मौजूद हैं इस किताब में भी। फिर आप आइए, इंटरव्यूज़ क्या होते हैं। इंटरव्यूज़ ये बिल्कुल हमने पहले पढ़ा था, स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, एक तरतीबवार सवाल हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, ग्रुप से कर सकते हैं, फ़र्द से कर सकते हैं, बहुत गहराई में जाके चीज़ें पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है। फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं, हंसी मजाक के साथ हो सकते हैं, पैनल बना के आप डिस्कशन कर सकते हैं, 4 लोग बिठा के एक साथ उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। उसके बाद आप सिचुएशन दे के उनसे पूछ सकते हैं अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं, बिहेवियरल। फिर इंटरव्यू के फ़ायदे, इंटरव्यू के नुकसान, और उसके बाद स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का मतलब, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में इन्होंने कहा कि वो नॉर्म रेफरेंस भी हो सकती है और क्राइटेरियन रेफरेंस भी हो सकती है। नॉर्म रेफरेंस अभी बताया मैंने आपको यहाँ पे, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। तो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के अंदर एक टेस्ट मिसाल के तौर पे कैम्ब्रिज का टेस्ट है ओ लेवल्स का, तो वो नॉर्म रेफरेंस होता है। यानी आप बच्चों के एक्सेल मार्क्स नहीं बताते बल्कि आप ये बताते हैं कि दूसरों के मुकाबले में तुम इतने परसेंटाइल पे खड़े हो, तुम टॉप 10% में बच्चे आ गए हो, तुम टॉप 20% में बच्चे आ गए हो, ठीक है। और क्राइटेरियन रेफरेंस जैसे मैट्रिक में आपने पेपर दिया तो आपको इम्तिहान में जितना नंबर आएगा सीधा सीधा आपको बता दिया गया कि भाई ये नंबर आया। तो यूँ हमारा टाइप्स ऑफ असेसमेंट ख़त्म हो गया, जिसमें हमने टाइप्स देखी 1 2 3 4 5, और फिर हमने टेक्निक्स देखी वही पुरानी ख़त्म। अब आएगा आपको मज़ा, आपको लगेगा कि सर 50 मिनट से तो ऊपर हो गए और आप कह रहे थे एक घंटे के करीब करीब ख़त्म कर देंगे, जबकि चैप्टर 3 तक ही पहुँचे हैं। इसलिए कि आप बाकी चैप्टर्स की लेंथ देखिए। यूनिट 4 में बता रहे हैं टेस्ट की टाइप्स कितनी होती हैं। भाई टेस्ट की टाइप्स होती हैं सिलेक्शन टाइप या सप्लाई टाइप। ठीक है, सिलेक्शन टाइप का मतलब होता है आसान अल्फाज में एमसीक्यूज या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट या ट्रू फॉल्स या मैचिंग आइटम। अब ये इसमें जो पूरा चैप्टर क्यों बना है, बता रहे हैं एमसीक्यूज के क्या फ़ायदे हैं, एमसीक्यूज के क्या नुकसान है, ट्रू फॉल्स के क्या फ़ायदे हैं, ट्रू फॉल्स के क्या नुकसान है, अच्छा ट्रू फॉल्स कैसे बनाएंगे, अच्छा एमसीक्यू कैसे बनाएंगे। तो भाई मैं इसमें वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं करता, आप ये बुक खोल के इस चैप्टर को एक दफ़ा ही पढ़ लेंगे ना, वैसे तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आपने कभी भी एमसीक्यूज़ दिए हैं तो आप ये बता सकते हैं एमसीक्यूज़ क्या होते हैं, एमसीक्यूज़ अच्छे कब होंगे, बुरे एमसीक्यूज़ कब कौन से होंगे, जिसमें हर दफ़ा ए ही सही जवाब हो। बुरा एमसीक्यू होगा ना जिसमें सवाल ऐसा पूछा गया हो जो पढ़ा नहीं जा रहा हो, जिसके आंसर्स की चॉइसेस बहुत मुश्किल हों या सारे जवाब बिल्कुल एक जैसे लग रहे हों। तो इस तरह से आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा भी टेस्ट अटैम्प्ट किए हुए हैं एमसीक्यूज़ के, तो आप बता सकते हैं एमसीक्यूज़ कैसे होने चाहिए, क्या मसला है एमसीक्यूज़ का, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ज़ाहिर है कि इसे डिटेल्ड रिस्पॉन्स लेना है तो एमसीक्यूज़ में नहीं पता चलेगा, तो ये बहुत बड़ा इसका एतराज़ है। एमसीक्यूज़ के एडवांटेज वही होंगे जो सप्लाई टाइप के डिसएडवांटेज होंगे, और सप्लाई टाइप के एडवांटेज वही होंगे जो एमसीक्यूज़ के डिसएडवांटेज होंगे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के सिलेक्शन क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो है आपके सप्लाई टाइप में दो आप बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं, शॉर्ट आंसर्स, एक लफ्ज़ का जवाब या 2-3 अल्फाज का जवाब या 2-3 लाइनों का जवाब बस, या ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस भी होता है और एक्सटेंडेड रिस्पांस भी होता है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस भी होता है, आप अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए, रिस्ट्रिक्ट किया किसमें, ख़त में, जो 450 अल्फाज से ज़्यादा ना हो, रिस्ट्रिक्ट किसमें किया, अल्फाज में।
जिसमें आप ये बताइए कि गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं, यानी टॉपिक भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो रिस्ट्रिक्टेड पर्पस, रिस्ट्रिक्टेड टाइप का ऐसे भी लिख सकते हैं जब आप किसी खास एरिया में किसी शख्स की नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं जिसके अंदर बहुत ओपन आपको दिया जाता है, इसमें टाइम की भी कैद बहुत हल्की फुल्की सी लगाई जाती है और आपसे कंटेंट की कैद भी आपके ऊपर नहीं लगाई जाती। अब इन सब के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, अगर आपको ये याद हो तो आपका चैप्टर 4 हो गया। और चैप्टर 5, ये देखिए इतना सा, किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक कैसे होगी, कि अगर मैंने असेसमेंट किया है तो वो असेसमेंट रिलायबल था या नहीं। 5 करना है, 6 छोड़ना है। हालांकि 5 में भी एक दो जुमले मुश्किल आने वाले हैं, लेकिन ये कर लीजिएगा कोशिश करके, मेहनत करके। मैंने आपको अभी तक कुछ याद करने के लिए नहीं कहा था, बस ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं कीजिएगा। और 5 में एक ये टॉपिक है जो हम नहीं करेंगे, इसको छोड़ दें। इसको समझने में हमें पूरा 1 घंटा मजीद लग जाएगा, इसलिए हम इसको कर ही नहीं रहे और उन चीज़ों की तरह से छोड़ रहे हैं जो कि चॉइस में आसानी से छोड़ी जा सकती हैं। अच्छा, ये चेक करना कि आपने जो टेस्ट लिया था वो रिलायबल था। आपने कहा भाई मैंने बच्चे का टेस्ट लिया, मैंने बता दिया आपके स्कूल में सारे बच्चे मैथ्स में बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, क्या पूछा आपने टेस्ट में? मैंने पूछा 1 से 10 तक गिनती गिनो। यार ये तो बड़ा अनरिलायबल सी बात कर दिया आपने। ये इस बुनियाद पे आपने फैसला कर लिया कि बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो ये आपने तो सही फैसला नहीं किया। तो कोई भी टेस्ट जब लिया गया और उसके रिजल्ट की बड़ी धूम मचाई जा रही है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया, तो पहले ये चेक कर लो कि ये टेस्ट ठीक हुआ था क्या, इसके आंसर पे रिलाय कर सकते हैं। तो किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी के कुछ टाइप्स हैं जिनके थ्रू के ऑब्जर्व किया जाता है कि रिलायबल था कि नहीं था। एक टाइप है इंटर रेटर या इंटर ऑब्जर्वेटर, यानी रेटर उसको कह रहे हैं जो कि टेस्ट को रेट करता है, टेस्ट को स्कोर देता है। टेस्ट को स्कोर करने वाले दो अलग अलग लोग एक ही टेस्ट को अगर बिल्कुल सेम तरह का स्कोर देंगे तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट पेपर रिलायबल बना हुआ है। ये पूछना चाह रहे हैं कैसे पता चलेगा कि टेस्ट पेपर रिलायबल है। तो उसका एक तरीका ये है कि इंटर रेटर उसकी देखें कि क्या रेटिंग आ रही है। इंटर ऑब्जर्वर क्या रेटिंग मौजूद है कि लोग कह रहे हैं कि जी जी, जितने भी लोगों ने इस पेपर को चेक किया, इस सवाल का के जवाब में जब ये जवाब मिला तो उन्होंने इसको 5 नंबर ही दिए। किसी ने 5.5 दिए, किसी ने 5.25 दिए, लेकिन किसी ने 7 बार नहीं दिए। इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वेशन, ये टेस्ट बहुत वैलिड है क्योंकि मुख्तलिफ लोग इसको एक ही जैसा स्कोर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि टेस्टिंग का मेथड वैलिड है, रिलायबल है, टेस्टिंग के रिजल्ट रिलायबल हैं, दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं। अच्छा, टेस्ट और रीटेस्ट हो, इससे भी उसकी रिलायबिलिटी चेक कर हो जाती है। दो अलग अलग वक्तों में लें एक ही चीज़ का टेस्ट एक ही साहब से और जवाब दोनों दफ़ा एक जैसे ही आए तो टेस्ट रिलायबल था आपका, वरना एक जैसे जवाब नहीं आता। या तो बंदा चेंज हो चुका होता है, या मटेरियल चेंज हो चुका होता है, या उसके पास किताब खुल गई होती। एक तरीका यह है कि पैरेलल फॉर्म है, बैक वक्त दो जगह एक साथ टेस्ट कराएं, एक जैसे लोग मौजूद हों, बिल्कुल एक जैसे सवाल हों, बिल्कुल एक जैसा माहौल हो, देखें कि टेस्ट के रिजल्ट्स एक जैसे ही आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि टेस्ट रिलायबल था या नहीं था। टेस्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट में कितनी है, यानी एक टाइप ऑफ आपने टेस्ट बनाया और आपने देखा अगर मैं उसमें इस तरह के सवाल डालूंगी तो क्या जवाब आएगा, अगर इस तरह के सवालों में जवाब आया है तो उस तरह के सवालों में भी यही जवाब आएगा। तो अपने जो भी आपने सवाल डाले थे टेस्ट में उनकी इंटरनल वैलिडिटी आप चेक करते हैं, ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी आप चेक करते हैं कि अगर ये सेम ही सिचुएशन में मुख्तलिफ तरह के सवाल डालेंगे तो जवाब इसी तरह के आने चाहिए जो कि सिचुएशन में रिक्वायर्ड है। एक तरीका होता है टेस्ट करने का, मज़ेदार सा तरीका होता है अपने टेस्ट को, अपने रिज़ल्ट को टेस्ट करने का कि हमारा ये टेस्ट सही था, हमने जो असेस किया वो ठीक असेस किया। आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड बाय 2 करते हैं और एक तरफ की पॉपुलेशन का दूसरी तरफ की पॉपुलेशन से जो एवरेज स्कोर आएगा वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आए, बहुत फ़र्क आ रहा है इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। फिर KR20 और KR21 को मैं तो स्किप करा देता हूँ, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी टेस्ट की रिलायबिलिटी के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला है, इसमें अगर कुछ वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैथमेटिकली अच्छा है, रिलायबल है ये टेस्ट।
रिलायबिलिटी क्यों ख़राब होती है? बेसिक सी बात है, अगर टेस्ट बहुत लंबा हो जाए, टेस्ट का मेथड बहुत अजीब व गरीब हो, स्कोर्स अगर हेट्रोजेनस ना आए, यानी आपने एक टेस्ट लिया, सबके 20 में से 17.5 आ गए, तो आपने कहा ये हेट्रोजेनस स्कोर नहीं आए, इसलिए टेस्ट रिलायबल नहीं रहा। टेस्ट हमेशा रिलायबल होगा, इसमें हर तरह के जवाब आ रहे होंगे, कोई 1 भी बोलेगा, कोई 5 भी बोलेगा, कोई 10 भी बोलेगा, सबने मिलके 4.5 बोल दिया, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। टेस्ट इसलिए भी ख़राब हो सकता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स ठीक नहीं हो, ऐसे अंदाज से बात करता हूँ कि लोग इरिटेट हो रहे हों, टेस्ट देने पे ध्यान कम हो और उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा हो। यूनिट नंबर 6, वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स, ये हम छोड़ना चाहेंगे। उसकी सिर्फ एक वजह है, बहुत सारे नाम हैं, इतने नाम याद करने पड़ेंगे फिर आपको, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, अभी तक हमने कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है, तो आप बड़े सुकून से चैप्टर 6 और चैप्टर 8 छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी हमारा पूरा पेपर भी हो जाएगा, उसके बाद भी एक सवाल हमें आता होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली जो हम छोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी ना आए, क्योंकि बड़ा ऐसा सिचुएशन है कि वो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये शायद नहीं आएगा। खैर, बहरहाल मैं तो आपसे कह ही नहीं रहा कि आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको आपको नहीं करना है, सिर्फ नाम बता देता हूँ मैं आपको। वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल, जैसे रिलायबिलिटी था ना, कितना रिलायबल है, उसी से मिलता जुलता वैलिड है, ये वैलिड है या नहीं है, इसके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, तो वो मेथड्स हम नहीं कर रहे, और इसकी कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसकी वजह से वैलिडिटी बेहतर या ख़राब होती है, वो भी हम फ़िलहाल नहीं कर रहे। आप वीडियो को पॉज करके अपने पास उतारना चाहें तो उतार लीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि आपको ये करना ही है, तो फिर आप इसको मज़ीद डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे, या किताब से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 जो था वो है कि जब टेस्ट क्लासरूम में करवाए जा रहे होते हैं, तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाए। अब टेस्ट कंडक्ट करने की प्लानिंग हो रही है, और एडमिनिस्टरिंग कैसे की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टेस्ट का मतलब होगा टेस्ट कंडक्ट करवाने का अमल। तो ये फिर बच्चों वाला चैप्टर आ गया कि भाई टेस्ट में आपको तैयारी से पहले प्री टेस्ट, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन टेस्ट और एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टेस्ट हो सकते हैं आपके। टेस्ट की स्पेसिफिकेशन आपके पास पहले मौजूद होनी चाहिए, तब आप टेस्ट तैयार करेंगे। अब आप समझें, ऑफिस में बैठे हुए एक ऐसे साहब हैं जिनको कि हेड ऑफिस या हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल ने कहा ये ज़रा टेस्ट तैयार कर दें, तो आप कहेंगे किस किताब से भाई, किस उम्र के बच्चे के लिए। तो देखिए सवाल क्या क्या करेंगे, आपको आपको क्या क्या करने हैं, वो सवाल ये हैं। नंबर 1, आइटम स्पेसिफिकेशन लिख के देंगे आपके, सवाल कैसे कैसे होंगे, उसमें एमसीक्यूज होंगे नहीं होंगे, ऐसे होंगे नहीं होंगे, सब कुछ क्या क्या होगा। फिर आप बताएंगे प्रेजेंटेशन मॉडल क्या होगा, यानी सवाल किस शक्ल में होंगे, सवालों की तरतीब क्या होगी, सवालों का नहीं, तरतीब तरतीब तो असेंबली में आ रही है, सवालों में डायग्राम यूज़ होगी या नहीं होगी, सवालों में पिक्चर्स आएंगी कि नहीं आएंगी, सवाल किस फॉर्म में होंगे, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। फिर असेंबली मॉडलिंग है कि जब आप टेस्ट बना रहे होंगे तो आपको टेस्ट को असेंबल भी करना है, कि भाई मुझे ऐसी जगह से बच्चों को बिठाना है, ऐसी जगह बिठाना है, इस तरह के माहौल में बिठाना है, इस तरह के सवाल देने। तो असेंबली मॉडल का मतलब होगा कि तरतीब क्या है आपके टेस्ट की। अच्छा, मज़े की बात ये कि इसमें ये बात तो हम गलत बोल गए कि बच्चों को कहाँ बिठाना है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा या डिलीवरी मॉडल में आएगा। असेंबली के अंदर ये होगा, असेंबल आपने सवालों को कैसे किया, पहला सवाल क्या पूछा, दूसरा क्या पूछा। तो इसकी एक टेक्निक होती है कि किस टेक्निक से आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, ताकि आप वाकई सही मायने में जान सकें कि बच्चे को कितना वाक़तन आ गया है। तो टेस्ट को स्पेसिफाई करते वक्त आप बताते हैं उसके आइटम्स क्या क्या हैं, वो सवाल क्या क्या होंगे, किस तरह के सवाल होंगे जो हम उससे पूछेंगे, एमसीक्यूज होंगे, क्या होंगे। फिर आप जो है वो प्रेजेंटेशन मॉडल देते हैं कि किस शक्ल में सवाल दिए जाएंगे। फिर असेंबली मॉडल देते हैं कि उन सवालों की तरतीब होनी चाहिए, पहले आसान बाद में मुश्किल, या कोई और तरतीब होनी चाहिए। और उसके बाद आप बताते हैं कि वो डिलीवर कैसे होगा, टेस्ट कैसे एडमिनिस्टर होगा, ये भी बताते हैं टेस्ट स्पेसिफिकेशन में। और जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, जो पीछे मैंने कहा भी था कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देंगे, तो वो ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज़ के लिए किसी टीचर ने दिया, तो यहाँ पे उसके सब्जेक्ट्स के या टॉपिक्स आ जाएंगे, उसके
और यहाँ पे जो है वो ये पता चलेगा कि लॉन्ग नॉलेज में आपने कितने लॉन्ग क्वेश्चन दिए, कितने शॉर्ट क्वेश्चन दिए, कुछ एमसीक्यूज दिए, कितने और क्या दिए, अंडरस्टैंडिंग में आपने कौन कौन से सवाल दिए, और एप्लीकेशन में आपने कौन कौन से सवाल दिए, और उसमें किस किस आदमी ने कहाँ कहाँ कितना कितना स्कोर किया। ठीक है जी। फिर वही बात, एडवांटेज डिसएडवांटेज और टिप्स टिप्स आपको बतानी है किस चीज़ की। तो भाई आपको बतानी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के एडवांटेज क्या होते हैं और सप्लाई टाइप के एडवांटेज क्या होते हैं। आप कहेंगे हैं क्या मतलब? तो ज़रा यहाँ पॉज करते हैं, देखिए ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, यूनिट 4 पूरा, सब सिलेक्शन टाइप और सप्लाई टाइप सवाल, और उसके मैंने आपसे कहा था एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह आपको देखने हैं। ठीक है ना, ये पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद ये फिर दोबारा से यहाँ फिर आ गया कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज और टिप्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की या सेलेक्टेड टाइप की और सप्लाई टाइप की क्या है, तो हमने इसलिए इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, एक आ, जो आप किसी को टेस्ट पकड़ा देते हैं तो उस टेस्ट को किसी ने चेक भी तो करना है। चेक करने के लिए जो चीज़ दी जाती है, बस वो ये नाम याद रखिएगा, वो स्कोरिंग रूब्रिक है। स्कोरिंग रूब्रिक। स्कोरिंग रूब्रिक क्या होता है? वो एक चार्ट होता है जो बताता है, जैसे भी थोड़ी देर पहले भी आया था, कि इस पेपर में किस किस चीज़ के नंबर चेक होंगे, स्पेलिंग के होंगे, वोकेबलरी के। वोकेबलरी की कितने क्या क्या करेगा वो तो वोकेबलरी में अनसेटिस्फैक्ट्री में आएगा, क्या करेगा तो प्रोफिशिएंट में आएगा, क्या करेगा तो एडवांस में जाएगा, ये तय किया जाता है। और फिर टेस्ट कैसे लिया जाएगा भाई? टेस्ट लेते वक्त कैसे लेंगे, पेपर कैसे पकड़ाएंगे, कौन से लाउड स्पीकर बात करेंगे, क्या कहेंगे बच्चों को। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्टेप है कि असेंबली ऑफ टेस्ट, टेस्ट करने की सिचुएशन में को जमा करना, बच्चों को जमा करना, पेपर को जमा करना, इन्वायरमेंट को वैसा बनाना जिसमें कि टेस्ट हो सके। उसके बाद प्रिंटिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ टेस्ट एक अमल होता है कि आपको उस टेस्ट के पेपर्स को, कॉपीज़ को, चीज़ों को प्रिंट करवाना होता है, और फिर वाक़तन कंडक्ट करना खड़े होके। उसमें अगर आपसे सवाल हो जाए कि क्या फ़ीचर्स होने चाहिए हैं ऐसे शख्स के जो टेस्ट को कंडक्ट करवा रहा है पाकिस्तान में, तो उसमें आप फिर अच्छे से बात करेंगे, पढ़ा लिखा हो, तमीज़दार हो, जिस शख्स से क्या वो टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है उसकी कुछ तो नो हाउ हो ना उसको। वो कोई बच्चा अगर हाथ उठा के सवाल पूछे तो वो इतना तो बता दे कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, इस तरह की उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए, उसकी टिप्स और स्ट्रेटजी हमने देख भी ली और देखते रहेंगे। चीटिंग कैसे रुकेगी इससे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिल में जितने ख्यालात आएँ, 2 आएँ, 5 आएँ, 12 आएँ, वो ख्यालात आप अपने तौर पे खुद बता सकते हैं कि चीटिंग कैसे रोकी जानी चाहिए। ठीक है जी, चैप्टर 8 पे जाते हैं। तो फरमा रहे हैं कि पूरा चैप्टर 8 है इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स। ये वो चैप्टर है, ऐसे मैंने अभी कहा था कि चैप्टर नंबर 6 हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट, क्योंकि हमें याद करना पड़ेंगी, ये ना नाम याद करने पड़ेंगे, याद करने वाली चीज़ें मैंने छुड़वा दी आपको। तो दूसरा चैप्टर एक और आया, चैप्टर 1 9 होते हैं टोटल। इंटरप्रेटिंग द टेस्ट स्कोर, टेस्ट के स्कोर को हम किस शक्ल में, किस किस शक्ल में देख सकते हैं। तो उसकी एक शक्ल है परसेंटाइल, परसेंटेज, ऑर्डर एंड रैंक, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड होता है, और फिर वेरिएबिलिटी टेस्ट के अंदर जो है वो रेंज है, मीडियन, मीन मीडियन है, मीन डेविएशन फ्रॉम डेविएशन फ्रॉम मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई, वेरिएंस हो गई। तो ये सब चीज़ें इतने एक एक छोटी 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 इतनी सारी चीज़ें याद करने वाली हैं इसमें कि मेरे ख्याल से चैप्टर 8 आपको नहीं करना चाहिए। और लास्ट चैप्टर 9 है, जिसमें कहा जा रहा है कि टेस्ट स्कोर लोगों तक पहुंचाए कैसे जाते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है।
भाई टेस्ट स्कोर की रिपोर्टिंग से पहले उन्होंने फंक्शन बता दिए। इंस्ट्रक्शनल यूजेस भी हैं कि बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती है जब उनको बताया जाता है आप यहाँ खड़े हैं भाई। फिर बच्चों के लिए भी फीडबैक का काम करता है, पेरेंट के लिए भी फीडबैक काम करता है ये रिपोर्ट कार्ड जो भी हम देते हैं। और ये तय करता है कि कौन सा बच्चा प्रमोट होगा, कौन सा बच्चा पीछे रह जाएगा, किसको कितनी मदद की ज़रूरत है, सब हमें रिपोर्ट कार्ड दे के पता चल जाता है। रिपोर्टिंग करने के कई तरीके हैं। रॉ स्कोर कर दें, आपके 50 में से 20 आ गए जी, ठीक है, ये भी एक तरीका है, इसको रॉ स्कोर कहते हैं। एक तरीका है कि आप ग्रेड नॉर्म्स को यूज़ कर लें, भाई तो ये ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, और परसेंटाइल में बता दें, जैसे मैंने कहा कैम्ब्रिज वाले परसेंटाइल में बताते हैं कि अगर आपका स्कोर 90% आ गया है तो इसका मतलब है आप दुनिया के टॉप 90% में से हैं, ठीक है, और उसके ऊपर वो आपको ए या ए स्टार जो भी उनको देना है वो दे देंगे। तो आप वो लोग जो उसको उसको असेस कर रहे हैं तो परसेंटाइल के अंदर भी बता सकते हैं, ठीक है। ओके, रॉ स्कोर बता सकते हैं, ग्रेड नॉर्म्स बता सकते हैं, भाई ए आया था, बी आया था, सी आया था, परसेंटाइल में बता सकते हैं। स्टैंडर्डाइज स्कोर बता सकते हैं, एक तरीका ये भी है टेस्ट के स्कोर बताने का। स्टैंडर्डाइज स्कोर ये होता है कि एक एवरेज बताया जाता है कि भाई ये फॉर एग्जांपल इस टेस्ट में जो बिल्कुल मिडिल वैल्यू है वो है लेट्स सपोज 60। तो आप साहब जनाब मिडिल वैल्यू से, ये बताई नहीं गई आपको एक्चुअली क्या है, मिडिल वैल्यू से आपके 20% ज़्यादा आए हैं, मिडिल वैल्यू से आप 10% कम ला सके हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड स्कोर्स की शक्ल में भी टेस्ट दिया जाता है। ट्रेडिशनली कहा जाता था वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, ये कहा जाता था, तो ये भी एक तरीका है। पास और फेल कहना भी एक तरीका है, बस पास हो गए तो हो गए, वरना फेल हो गए तो हो गए। फिर ऑब्जेक्टिव चेकलिस्ट के तौर पे दिया जा सकता है, राइटिंग सिखा दी है जी, रीडिंग सिखा दी है, चैप्टर 1 से 12 तक कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट ले लिया, ये टिक लगा लगा के भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। पेरेंट्स को जो लेटर लिखा जाता है वो भी रिपोर्ट की एक शक्ल हो सकती है, उसको उसके ज़रिए से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास रेटिंग स्केल्स के कुछ ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि हो गए सारी बातें कि हम किस किस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट रिपोर्ट कार्ड दे सकते हैं तो सबसे कॉमन हो गया। पेरेंट टीचर मीटिंग करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हम स्टूडेंट का कम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, इस पे ही हम काम भी करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ रिपोर्ट ना जाए बल्कि स्टूडेंट का पूरा पोर्टफोलियो, साल के साल क्या तब्दीलियाँ उसमें पैदा हो रही हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ में भेज सकते हैं। तो जनाब जो मेजर टॉपिक्स से चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक के हमने सारे कवर कर लिए, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और इस तरह से आपका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है। इसको 2 से 3 दफ़ा अगर आप एक साथ सुनते जाएं तो आपको तकरीबन सारी बातें दिमाग में बैठ भी जाएंगी। तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे आपके अगले कोर्स की वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।